तो जनाब इस एरिया को शुरू करते हैं जी। इस एरिया के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को इस तरीके से इसको समझाऊं कि आपको समझ आ जाए। हम लोगों ने जब स्टैट्स का सेशन किया था, स्टैट्स साइकिल के बारे में बात की थी कि ये एक घन चक्कर होता है जो हम लोग मैं बच्चों को समझाने के लिए पढ़ाता हूँ। मैंने आपको वहाँ पे भी बताया था, अब भी ज़रा दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि हमारा स्टैट साइकिल अब आज यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। स्टैट साइकिल में हम लोगों ने बात की थी कि अगर हम लोग किसी भी पॉपुलेशन के बारे में कोई भी पैरामीटर फाइंड आउट करना चाहें तो हम लोगों के लिए एक प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टी होती है, और वो ये है कि पॉपुलेशन का जो साइज़ है जिसे हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं वो बहुत बड़ा हो सकता है। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने बात की कि पाकिस्तान के अंदर क्यूएम के बच्चों की एवरेज एज, या हम लोग ये बात कर रहे हैं कि क्यूएम के बच्चे कितना ट्रैवल करते हैं टू रीच देयर ऑफिस ऑन डेली बेसिस, रीच देयर कॉलेज ऑन डेली बेसिस। तो हम लोग जो है ना, एक तरीका तो ये है कि हम उन तमाम बच्चों से फ़ोन करके पूछेंगे भाई बताएं आप कितना ट्रैवल करते हैं, वो हमें अंदाज़न बताया कि जी मैं इतना ट्रैवल करता हूँ, और आप लोग जो है ना उन सब वैल्यूज़ को ऐड करें और 5000 से डिवाइड करें, यू विल गेट द एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ईच स्टूडेंट, राइट? ओके। लेकिन हम लोग फॉर एग्जांपल पैरामीटर से मुतालिक हम लोग एक और चीज़ फाइंड आउट करना चाहते हैं, हम पॉपुलेशन से मुतालिक मीन फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो पॉपुलेशन का जो मीन होगा वो समीशन एक्स यानी कि तमाम वैल्यूज़ को ऐड करने के बाद उसको नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड करने से आएगा। तो दिस शुड बी द फॉर्मूला ऑफ मीन। पॉपुलेशन का मीन अभी हम लोगों ने डिस्कस भी किया कि एवरेज कैसे फाइंड करेंगे, तमाम वैल्यूज़ को हम लोग ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय एन करेंगे, राइट? इसी तरीके से और भी बहुत सारे पॉपुलेशन के पैरामीटर्स होते हैं। पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करते हैं जिसे हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ऐसा एक साइन होता है, ठीक है जी, और इस सिग्मा के साइन को हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं, राइट? इसी तरीके से हम लोग आगे चलते हैं, इसमें पॉपुलेशन के प्रोपोर्शंस की बात करते हैं। प्रोपोर्शंस आर द पैरामीटर्स जो कि शायद आपने अभी पहली दफ़ा देखे हैं, राइट? प्रोपोर्शन क्या होता है कि पॉपुलेशन के अंदर दो चीज़ों की रेशो क्या है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर या ये जो क्यूएम की पॉपुलेशन है इसकी अगर हम बात करें तो क्यूएम की पॉपुलेशन में जेंडर रेशो क्या है, मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं, ठीक है जी? हम लोग कहते हैं कि जी मेल हैं जी 60%, फीमेल हैं जी 40%। सो दिस इज़ द पॉपुलेशन रेशो जो कि हम लोग पॉपुलेशन के अंदर बात कर रहे हैं, ठीक है जी? अच्छा, इसी तरीके से कुछ और पैरामीटर्स होते हैं जो कि कैलकुलेट किए जाते हैं, इस एरिया में आपको पढ़ाए जाते हैं, इससे पहले आपको नहीं पढ़ाए जाते, इसलिए वो आप लोगों को समझ नहीं आते हैं। एक और पॉपुलेशन का पैरामीटर होता है जिसे हम कहते हैं डिफरेंस ऑफ मीन। इसे हम μ1 माइनस μ2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक और पैरामीटर का पॉपुलेशन का पैरामीटर होता है जिसे हम कहते हैं डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शंस। इसको हम कैपिटल P1 माइनस कैपिटल P2 कहते हैं। बहरहाल ये क्या चीज़ें होती हैं इसको भी बड़ी डिटेल से हम लोग देखेंगे, लेकिन हम लोग ज़रा स्टैट साइकिल पे वापस आते हैं। स्टैट साइकिल में हम लोग बात कर रहे थे, हम लोगों ने स्टैट्स में भी पढ़ा जब हमने शुरू किया कि जनाब देखें क्योंकि पॉपुलेशन बहुत बड़ी होती है, इस पॉपुलेशन का कोई भी पैरामीटर फाइंड आउट करना फिर इतना ईजी नहीं होता जितना हमें लग रहा होता, राइट? हमें हर बंदे से पैसे चीज़ें पूछनी है, तो हम लोग बजाय इसके कि इसका पैरामीटर डायरेक्टली कैलकुलेट करें, कोई भी पैरामीटर पॉपुलेशन का हम लोग डायरेक्टली कैलकुलेट करने की बजाय एक इनडायरेक्ट अप्रोच लगाते हैं, जो अप्रोच हम अपनी ज़िंदगी में भी बहुत सारी जगहों पे लगाते हैं। तो जनाब पॉपुलेशन का पैरामीटर फाइंड आउट करना एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। कभी कभार जो पॉपुलेशन जो आप जो फाइंड आउट करते हैं उसको यूज़ करते हैं, जब आप उसमें से कोई रिजल्ट निकालते हैं तो वो यूज़ हो जाती है। तो हम लोगों ने फिर एक इनडायरेक्ट अप्रोच निकाली। हमने कहा कि पॉपुलेशन से सिलेक्ट करते हैं एक सैंपल और उस सैंपल के स्टैटिस्टिक्स फाइंड आउट करते हैं, ठीक है जी? सैंपल का निकालते हैं स्टैटिस्टिक, यानी कि सैंपल का जो साइज होता है उसको स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोगों ने 50 का सैंपल ले लिया, तो इफ़ देयर इज समवेयर रिटन कैपिटल एन तो इसका मतलब ये है कि ये आपका पैरामीटर है, ये आपकी पॉपुलेशन का साइज है, और इफ़ देयर इज रिटन स्मॉल एन इसका मतलब ये है कि आपके सैंपल का साइज है। तो आपने पॉपुलेशन से सैंपल निकाला, सैंपल का साइज था 50, इसके अंदर से आप इसके स्टैटिस्टिक्स निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप सैंपल का मीन निकाल लें जिसे एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका फॉर्मूला समीशन एक्स ओवर एन है, स्मॉल एन। हम सैंपल की स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लें जिसे हम एस डी कहते हैं।
हम सैंपल की प्रोपोर्शन निकाल लें जिसे स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं, हम सैंपल का डिफरेंस ऑफ मीन निकाल लें जिसे x बार 1 माइनस x बार 2 से रिप्रेजेंट करते हैं, या हम सैंपल का डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन निकाल लें जिसे स्मॉल p1 माइनस स्मॉल p2 से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। पॉपुलेशन का पैरामीटर हम लोग नहीं निकाल सकते थे क्योंकि हमने कहा कि पॉपुलेशन का पैरामीटर साइज में बहुत बड़ा होता है। नंबर 2, हम लोगों ने ये बात की कि कभी कभार जब हम पॉपुलेशन को उसको फाइंड आउट करते हैं, उसके अंदर से कोई चीज़ फाइंड आउट करते हैं, तो वो पॉपुलेशन का वो आइटम कंज्यूम हो जाता है। नंबर 3, हम लोगों ने ये बात की कि ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, पैसे लग सकते हैं। नंबर 4, अगर हम ये बात करें कि जनाब जो भी पॉपुलेशन के अंदर आइटम्स होती है वो ओवरऑल पॉपुलेशन के ट्रेंड्स को फॉलो कर रही होती हैं, तो इट इज़ सेफ कि अगर हम उसमें से एक सैंपल निकाल लें और उस सैंपल के ऊपर कैलकुलेशन कर लें। ये गलत अप्रोच नहीं होगी, हम जिंदगी में बहुत सारी दफ़ा करते हैं, राइट। अच्छा, हम लोगों ने सैंपल का स्टैटिस्टिक निकाल लिया और सैंपल के स्टैटिस्टिक से पॉपुलेशन का पैरामीटर निकाल लिया, राइट। अच्छा, तो जनाब पॉपुलेशन से सैंपल सेलेक्ट करने को हम लोग कहते हैं सैंपल सिलेक्शन, राइट। सैंपल सिलेक्शन, कैसे हमें एक गुड सैंपल सिलेक्ट करना चाहिए। एक अच्छा सैंपल सिलेक्ट करेंगे तो जो आपके रिजल्ट्स आएंगे वो अच्छे होंगे। एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल सेलेक्ट करेंगे, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल सेलेक्ट करेंगे तो फिर जनाब आपका जो आंसर आएगा, जो सैंपल का आंसर आएगा वो भी अच्छा होगा, क्योंकि हमने सैंपल के रिजल्ट से पॉपुलेशन के पैरामीटर का रिजल्ट एस्टीमेट करना है। तो जनाब बजाय इसके कि हम पॉपुलेशन से पॉपुलेशन का पैरामीटर फाइंड आउट करें, हम लोग ये साइकिल चलाते हैं। हम कहते हैं कि पॉपुलेशन से निकालें सैंपल, सैंपल से निकालें सैंपल के स्टैटिस्टिक्स, और सैंपल के स्टैटिस्टिक्स से एस्टिमेट करें पॉपुलेशन का पैरामीटर, राइट। सो दिस इज द कंप्लीट सर्कल ऑफ स्टैट्स, जिसकी वजह से हम लोग स्टैट्स को यूज करते हैं कि क्योंकि पूरा का पूरा पॉपुलेशन का पैरामीटर फाइंड आउट करेंगे तो ये वाला जो रूट है ये हमारे लिए एक्सपेंसिव है, ये वाला रूट हमारे लिए टाइम कंज्यूमिंग है, ये वाला रूट आइडियल नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई फ्रूट लेने जाते हैं, आप अमरूद की रेडी पे खड़े हैं और आप अमरूद ले रहे, तो यू विल सी कि यार ये जो अमरूद हैं इनको चेक करना है, तो आप 1 या 2 अमरूद खाएंगे तो यू विल सी कि यार ये अमरूद तो अच्छे हैं, तो आप वो वाला सैंपल सेलेक्ट करेंगे ना जिस तरह के, जिस रंग के, जिस साइज के बाकी भी हैं सारे। ये ना हो कि वो आपको साइड से पकड़ के कोई उठा के दे दे और आपको कहे कि सर ये चेक करें, और आपने वो चेक किया, आपने कहा ठीक है वेरी गुड, चलो भाई 5 किलो मुझे पैक कर दो, उसने 5 किलो पैक किया, वो वैसे बिल्कुल भी नहीं था। तो हम लोग एक ऐसा सैंपल सेलेक्ट करेंगे जो कि ट्रू रिप्रेजेंटेटिव होगा आपकी पॉपुलेशन का, फिर उस सैंपल से हम उसके स्टैटिस्टिक्स निकालेंगे और वहां से हम एस्टिमेशन करेंगे अपने पॉपुलेशन के पैरामीटर के बारे में। हमने रिजल्ट इनडायरेक्टली निकाल लिया। सो दिस इज व्हाट वी कॉल स्टैट्स साइकिल। इस स्टैट साइकिल में हम लोगों ने जो एक चीज देखनी है वो ये है कि अब इन दोनों चैप्टर्स के अंदर हम लोगों ने ये चीज पढ़नी है कि सैंपल कैसे सिलेक्ट करना है और सैंपल का जो रिजल्ट आएगा उसको एस्टिमेट कैसे करना है। स्टैटिस्टिक्स से एस्टिमेशन करने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक तरीका होता है जिसे हम कहते हैं पॉइंट एस्टिमेशन, और एक तरीका होता है जिसे हम कहते हैं इंटरवल एस्टिमेशन, राइट। इन दोनों में जो चीज का फर्क होता है उसे हम कहते हैं कॉन्फिडेंस। इस चीज को समझना जरूरी है कि जब आपने 5000 लोगों के पैरामीटर में से 5000 लोगों की पॉपुलेशन में से 50 लोगों का सैंपल निकाला और उनकी एवरेज ट्रैवलिंग फाइंड आउट की, तो आपने कहा कि जी ऑन एवरेज हर बच्चा 15 किलोमीटर डेली ट्रैवल करता है। तो अगर हम लोग कहें कि जो सैंपल का स्टैटिस्टिक है सेम पॉपुलेशन का पैरामीटर भी है, कि जी इसका मतलब यह है कि सीए के तमाम लोग 15 किलोमीटर ऑन एवरेज ट्रैवल करते हैं, तो दिस इज व्हाट वी कॉल पॉइंट एस्टिमेशन। जो एक सिंगल आंसर सैंपल का आया, हमने कहा वही पॉपुलेशन का भी आंसर है, राइट। ये तब जब हम करते हैं जब हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव बहुत खूबसूरत हो, जब हमें कंफर्म हो कि हमने जो रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट किया है वो बड़ा ही एक्यूरेट है, वो कंप्लीटली जो है ना वो प्रेजेंट कर रहा है। अब एग्जैक्ट या गुड या ट्रू रिप्रेजेंटेटिव जो सैंपल होता है उसकी एक एग्जांपल मैं आप लोगों को देने लगा हूं। देखें, आप लोग ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि आपके खून के अंदर रेड ब्लड सेल्स कितने,
तो इसको फाइंड आउट करने का तरीका तो ज़्यादा जो अप्रोप्रिएट होगा वो ये होगा कि आप खून के अंदर से तमाम ब्लड, जिस्म के अंदर से तमाम ब्लड बाहर निकालें, उसके अंदर से 1 बाय 1 तमाम रेड सेल्स काउंट कर लें और उसके बाद एक रिपोर्ट लिख दें। लेकिन रिपोर्ट फिर किसको देंगे? बंदा तो फौत हो चुका होगा जब उसका आप ब्लड सारा निकाल लेंगे। तो हम लोग एक सैंपल निकालते हैं, लेकिन मज़े की बात यह है कि वो सैंपल इतना ज़्यादा बॉडी में मिक्स हुआ होता है कि एक सैंपल, एक थोड़ी सी जो सिरिंज के अंदर आप ब्लड निकालते हो उसके अंदर जो ब्लड होता है वो एक ट्रू रिप्रेजेंटेटिव है आपकी पूरी बॉडी के अंदर मौजूद तमाम ब्लड का। तो जब आप ब्लड निकालते हो आप उसमें देखते हो कि जनाब दिस इज़ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव, तो हम लोग कहते हैं जी रेड ब्लड सेल्स जो है ना वो कितने हैं जी? वो है जी 9.2 है। तो इसका मतलब ये है कि पूरे के पूरे ब्लड में 9.2 है, एग्जैक्ट जितना सैंपल का आंसर आया उतना ही पॉपुलेशन का आंसर आया। क्यों? क्योंकि आपका ये जो सैंपल था ये बड़ा ही ट्रू रिप्रेजेंटेटिव था। आपने दीवार पे पेंट करना है, पेंटर ने मिक्स किया है एक बोतल के अंदर और वो आपको दीवार पे थोड़ा सा लगा के दिखा रहा है, कह रहा है सर ये चेक करें ऐसा आएगा। तो आपको यकीन हो जाना चाहिए कि बिल्कुल वैसा ही पूरी दीवार पे आएगा। अगर पूरे घर में करेंगे तो वैसा ही पूरे घर में आएगा। क्यों? क्योंकि वो जो थोड़ा सा उसने लगाया है वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव है, क्योंकि वो प्रॉपरली मिक्स है, राइट? तो इस तरीके से जब आपका सैंपल बहुत अच्छा होता है, ट्रू रिप्रेजेंटेटिव होता है, तो फिर आपका जो इंटरवल जो एस्टिमेशन है वो पॉइंट एस्टिमेशन आप कर सकते हैं। लेकिन जब आपके सैंपल में वेरिएशन है, जब लोग जो हैं वो डिफरेंट ट्रैवलिंग करते हैं, आपने हो सकता है ऐसा सैंपल सेलेक्ट किया हो जो आपके घर के, जो आपके एरिया में था, जो कि इस्लामाबाद में था या जो कराची में था, तो हर तरह के बच्चे की ट्रैवलिंग डिफरेंट हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर स्टडिंग इन इस्लामाबाद, तो इस्लामाबाद में मेजॉरिटी वो बच्चे हैं जो कि इर्द गिर्द के एरिया से आके रहते हैं, और जो लोग इर्द गिर्द के एरिया से आके रहते हैं वो अपने कॉलेज के पास पास हॉस्टल तलाश करते हैं, जिससे उनकी एवरेज ट्रैवलिंग कम हो जाती है। तो जनाब अगर हमने इस तरह का कोई सैंपल सेलेक्ट कर लिया तो हम बजाय इसके कि हम ये कहेंगे 15 किलोमीटर है, हम इसमें थोड़ा सा एक इंटरवल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं कि अच्छा चलें इसमें प्लस माइनस 2 किलोमीटर का डिफरेंस डाल लेते हैं। तो बजाय इसके कि मैं ये कहूँ कि पॉपुलेशन का जो आंसर है वो 15 किलोमीटर होगा, मैं अगर ये कह दूँ कि पॉपुलेशन का आंसर 13 से 17 के दरमियान में होगा, तो दिस इज एन इंटरवल एस्टिमेशन। इसे हम रेंज एस्टिमेशन भी कहते हैं। तो जो रेंज एस्टिमेशन है उसमें इंटरवल एक आपने क्रिएट कर लिया, एंड नाउ यू आर मोर कॉन्फिडेंट, यू आर नाउ मोर इजी कि जनाब आपका जो आंसर है, जो आपने सैंपल का रिजल्ट निकाला था, उससे पॉपुलेशन का आंसर 13 से 17 के दरमियान में होगा। तो आप बहुत इजीली जो है ना ये बात कम्युनिकेट कर सकेंगे कि यार तकरीबन 13 से 17 के दरमियान में लोग जो है ना वो कम्युनिकेट करते हैं, एंड आई एम वेरी मच श्योर, राइट? ठीक है ना जी। तो इस तरीके से आप लोग एस्टिमेशन करते हैं। एक होती है पॉइंट एस्टिमेशन, वो तब होती है जब आपका सैंपल जो है वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव हो या सैंपल बहुत ही अच्छा सेलेक्ट किया हो। और एक होता है जी इंटरवल या रेंज एस्टिमेशन के जब आपने सैंपल सेलेक्ट किया और आपको पता है कि देयर इज़ सम वेरिएबिलिटी इन पॉपुलेशन, तो फिर आप सैंपल के अंदर भी इस चीज़ को जहन में रखते हुए आप अपना आंसर ही इस तरीके से बनाते हैं कि एक रेंज दे दी जाए और उन्हें बताया जाए कि पॉपुलेशन का आंसर जो है वो इतना नहीं इतना होगा। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल स्टैट्स साइकिल। इस स्टैट साइकिल में अगर किसी का कोई सवाल है, और अगर ख़बरदार अगर किसी ने कोई और सवाल पूछा सिर्फ इस टॉपिक से मुतालिक, अगर किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। तो जनाब मेनली इस एरिया में हमने यही 2 चीज़ें देखनी है कि एक तो अच्छा सैंपल कैसे सेलेक्ट किया जाए, और जब आप सैंपल सेलेक्ट कर लें तो कैसे एस्टिमेशन उसकी बेस पे की जाए। और मेजॉरिटी केसेस में पॉइंट एस्टिमेशन तो हमने डिस्कस कर ली कि जो सैंपल का आंसर आया वही अगर पैरामीटर का आंसर आया तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल पॉइंट एस्टिमेशन। और इस पॉइंट एस्टिमेशन में आगे और कोई चीज़ मजीद डिस्कशन नहीं है। हाँ, इंटरवल एस्टिमेशन एक ऐसी चीज़ है जिसको इंशाल्लाह समझने की ज़रूरत है। मैं इंशाल्लाह आपको एक ऐसे तरीके से समझाऊंगा कि आपको इससे तमाम रेलिवेंट चीज़ें जो है ना वो समझ आ जाएंगी, और फिर उसके बाद इंटरवल एस्टिमेशन से मुतालिक जितने भी सवाल हैं वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है जी। एक बच्चे ने कहा सर सैंपल गलत भी हो सकता है जो हम सेलेक्ट करें। जी बिल्कुल, देयर इज़ ऑलवेज ए चांस कि सैंपल गलत हो सकता है, लेकिन इस चांस की बेस के ऊपर हम मज़ीद बेहतर करने की कोशिश करते हैं अपनी कैलकुलेशंस को। इस चांस को हम अपनी कैलकुलेशन में डालते हैं। हम लोग ये भी कहते हैं कि 100% एक्यूरेट होने के बावजूद सिर्फ थोड़ा सा को 5% मार्जिन फिर भी हम गलतियों को देते हैं कि अच्छा चलें ठीक है
कि मेजॉरिटी केसेस में हम लोग सही सैंपल तक पहुंच जाएंगे, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि सैंपल गलत हो। तो हमारी हर कैलकुलेशन में हम कभी भी अपने आप को 100% ये नहीं कहते कि वी आर 100% श्योर कि यही आंसर आने वाला, राइट। तो यस, सैंपल गलत भी हो सकता है, और हमारी हर कैलकुलेशन में गलत सैंपल को कंसिडर करते हुए हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं। हमारी हर स्टेटमेंट में हम ये बात करते हैं कि ये सैंपल गलत भी हो सकता है। ठीक है जी, हम लोग चलते हैं जनाब पहली चीज की तरफ कि एक ऐसा सैंपल सिलेक्ट किया जाए विच इज ए ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, एक ऐसा सैंपल सेलेक्ट किया जाए जिसमें पॉपुलेशन की तमाम खसूसियात मौजूद हों, तो फिर इस तरह के सैंपल से जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट हमारे लिए मोर एक्सेप्टेबल होगा, राइट। पहली चीज तो ये है कि ये चीज समझना जरूरी है कि अब हमारे पास कंप्लीट पॉपुलेशन नहीं है, हम कंप्लीट पॉपुलेशन के ऊपर काम नहीं कर रहे। अच्छा, जब कंप्लीट पॉपुलेशन के ऊपर काम नहीं कर रहे तो देन देयर इज ऑलवेज 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 ए स्मॉल मार्जिन ऑफ एरर। मार्जिन ऑफ एरर जरूर होगा, लेकिन उसको छोटा छोटा करते जाएंगे। किस तरह? कुछ एफर्ट्स करके। पहली एफर्ट ये है कि आप एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव सैंपल सेलेक्ट करें, एक ऐसा सैंपल सेलेक्ट करें जो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव हो। पहली एफर्ट ये है कि आप एक अच्छा सैंपलिंग मेथड सेलेक्ट करें। जब आपने चीज़ों में से सैंपल सेलेक्ट करना है तो आप प्रोबेबिलिस्टिक सैंपलिंग करें। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मॉडल भी इसे कहते हैं। ये एक ऐसा सैंपलिंग मॉडल होता है जिसमें सैंपलिंग करने से पहले जब आपने सैंपलिंग के इन चार में से एक मेथड डिसाइड कर लिया है, उस वक्त भी हर चीज के सेलेक्ट होने के चांसेस हों और इक्वल हों। कोई मतलब कोई ना कोई चांसेस इनके जरूर हों कोई ना कोई चीज के सेलेक्ट होने के। तो प्रोबेबिलिस्टिक सैंपलिंग एक ऐसी सैंपलिंग होती है, एक ऐसा सैंपलिंग मेथड होता है जिसको आपने सोच लिया है कि अच्छा चलें जी मैं ना सिस्टमेटिक सैंपलिंग करूंगा, तो फिर भी हर सैंपल के सेलेक्ट होने के चांसेस होने चाहिए। ये ना हो कि आप एक ऐसा सैंपलिंग मेथड सेलेक्ट कर लें जिससे कुछ स्पेसिफिक टाइप के आइटम्स के सेलेक्ट होने के चांसेस बिल्कुल भी ना हो, राइट। फॉर एग्जांपल, अमरूदों की रेडी पे अमरूद लगे हुए हैं, आप ये सोच लें कि जनाब मैं जाके सैंपल चेक करूंगा और सैंपल एक ऐसा सेलेक्ट करूंगा जो बिल्कुल सामने सामने वाली लेन में पड़े होंगे ना, सिर्फ वो उसमें से एक उठा के सैंपल सेलेक्ट कर लूंगा, पीछे देखूंगा ही नहीं क्या है। तो ये एक ऐसा सैंपलिंग मेथड है जो अच्छा सैंपलिंग मेथड नहीं है। आप ये सोचें कि मैं जाऊंगा, मैं वहां पे आंखें बंद करके एक अमरूद उठा लूंगा और उसको चेक करूंगा कि वो कैसा है। दिस इज व्हाट वी कॉल सैंपलिंग मेथड, जो कि प्रोबेबिलिस्टिकली सैंपलिंग मेथड है। सिंपल रैंडम सिलेक्शन एक ऐसा सैंपलिंग मेथड होता है जिसमें हर चीज के सिलेक्ट होने के चांसेस इक्वल होते हैं, राइट। कोई भी मेंबर ऐसा नहीं है जो कभी सिलेक्ट नहीं होगा। तो आपकी पॉपुलेशन के अंदर जितने भी आइटम्स ऐसे हैं वो कभी ना कभी जरूर सिलेक्ट हो जाएंगे, हर एक के सिलेक्ट होने के चांसेस हैं। तो इस तरह के मेथड को सिंपल रैंडम सिलेक्शन कहते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल आपके पास इस तरह से था 12 लोग थे, आपने उसमें से जो है ना वो 2 नंबर 5 नंबर 8 नंबर 10 नंबर रैंडमली सिलेक्ट कर लिए कि यार अच्छा चलो 1 3 5 7 आ जाओ, 2 4 5 9 आ जाओ, या जैसे इसने 2 5 8 10 लिखा हुआ है, तो जो मर्जी रैंडमली सिलेक्ट हो जाए। तो अगर इन 12 में से मैंने एक बंदा सेलेक्ट करना है और मैंने कहूँ कि जनाब आप लोगों में से कल मैं सैंपलिंग करूंगा, आप सारे लोग तैयार होके आइएगा, तो जो है ना सारे लोग तैयार होके आएंगे क्योंकि किसी के भी सिलेक्ट होने के चांसेस हो सकते हैं, राइट। देयर इज अनदर मेथड विच इज कॉल्ड सिस्टमैटिक सैंपलिंग। सिस्टमैटिक सैंपलिंग ये होती है कि आप एक सिस्टम डिफाइन कर लेते हैं। आप सोचते हैं कि एक आइटम सेलेक्ट किया, फिर उसके बाद 2 छोड़ के अगला आइटम, फिर उसके बाद 2 छोड़ के उससे अगला आइटम, फिर 2 छोड़ के अगला, तो फिर आप एक सिस्टम डिफाइन कर देते हैं। आप उसे कहते हैं कि जनाब चलें, जैसे ये देखें कि आपने ये सेलेक्ट किया 2 नंबर, फिर 2 छोड़े, फिर 5 नंबर, फिर 2 छोड़े, फिर 8 नंबर, फिर 2 छोड़े, फिर 11 नंबर। इस तरीके से आप लोगों में से सैंपलिंग करते हैं जिसे हम सिस्टमैटिक सैंपलिंग कहते हैं। अब इसमें भी हर तरह के हर बंदे के सिलेक्ट होने के चांसेस हैं, क्योंकि किसी को नहीं पता कि आपने कहाँ से शुरू करना है। हर किसी को पता ये ज़रूर है कि जब आपने शुरू करना है तो आप किसी एक नंबर से शुरू करेंगे, उसके बाद 2-2 छोड़ने के बाद जो है ना वो आगे चलते चले जाएंगे। तो जनाब उसमें यह है कि सिस्टमैटिक सैम्पलिंग इज द वे ऑफ सैम्पलिंग, जिसमें आप एक बंदा पहला स्टार्टिंग पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद आप ये देखते हैं कि कितने कितने छोड़ के सिलेक्ट करने हैं। इसका आपको फ़ायदा क्या होता है कि पूरी की पूरी जो आपकी पॉपुलेशन है उसमें से इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड जो है ना वो लोग सेलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। आप सिंपल रैंडम सिलेक्शन में कर रहे हैं ना, तो आप ये भी कह सकते हैं कि 1 2 3 और 4 आ जाए, लेकिन ये आपने इसलिए नहीं किया कि आप बाकियों में से सिलेक्ट नहीं कर सकते थे। बाकियों में से भी आप सिलेक्ट कर सकते थे, लेकिन आपने सोचा कि चलो 1 2 3 4 ही सिलेक्ट कर लेते हैं।
यहाँ रेंडमली आपने पर्चियाँ डाली हुई थी 12 और जो पर्चियाँ 12 में से 4 निकाली वो 1 2 3 और 4 की थी। तो रैंडम सिंपल रैंडम सिलेक्शन इज पर्चियाँ। और फिर उसके बाद जो सिस्टमेटिक सैम्पलिंग है वो ये है कि आपने देखा कि किस तरीके से आपने पॉपुलेशन वैल्यू या आपने कहा चलें पहला 2 नंबर सेलेक्ट कर लिया, फिर 5, फिर 8, फिर 11। दिस इज व्हाट वी कॉल सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। देन देयर इज अनदर सैम्पलिंग मेथड विच इज कॉल्ड स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग ये होती है कि आप अपने जो डाटा है उसको सेम टाइप के ग्रुप्स में डिफाइन कर दें। देखें एक ग्रुप ये बन गया, ये देखें ये बंदे भी बने हुए हैं तो इनका कलर भी वाइट वाइट सा है। फिर दूसरा ग्रुप ये बन गया, फिर तीसरा ग्रुप ये बन गया जो लाइट ग्रे से हैं। तो जनाब आपने अपनी पॉपुलेशन को किसी खास बेस पे डिफरेंट टाइप की स्मॉल पॉपुलेशंस में डिफाइन कर दिया और उसको हर एक को स्टार्टा कहते हैं, स्मॉल पॉपुलेशंस। और हर पॉपुलेशन में से अपनी मर्जी से कुछ कुछ नंबर ऑफ पीपल सेलेक्ट कर ली। आपने कहा कि जनाब पहले जो ग्रुप नंबर 1 है, फॉर एग्जांपल दिस कैन बी डन कि ये है जी मैन, वुमेन, दिस कैन बी मैन एंड दीज आर चिल्ड्रंस। तो आपने मैन सेलेक्ट किए, वुमेन सेलेक्ट किए और चाइल्ड सेलेक्ट किए और हर एक में से बाद में रेंडमली कुछ सेलेक्ट कर लिया। तो इसे हम कहते हैं स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। इसे हम मल्टी स्टेज सैम्पलिंग भी कहते हैं कि आपने पहले एक छोटी पॉपुलेशन बनाई, 3-4 छोटी छोटी पॉपुलेशंस बनाई और उसके बाद उसमें से जो है ना वो सैंपल सिलेक्शन कर ली। इसे मल्टी स्टेज सैम्पलिंग भी इसलिए कहते हैं कि पहले आपने जो है ना वो सैम्पलिंग की, फिर उसके बाद दूसरी सैम्पलिंग, फिर उसके बाद तीसरी सैम्पलिंग, राइट। ओके, तीसरी चीज़ है जी क्लस्टर सैम्पलिंग। पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू सेपरेट ग्रुप्स। ये आपने डिफरेंट क्लस्टर्स बना लिए, ये नहीं कि लोगों को इकट्ठा कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेलिटी आपने स्ट्रैटिफिकेशंस कर ली, आपने क्लस्टर्स बना लिए और उस क्लस्टर के अंदर से कोई एक क्लस्टर जो है ना वो पूरा का पूरा आपने सेलेक्ट कर लिया। दिस इज व्हाट वी कॉल क्लस्टर सैम्पलिंग। आपने लोगों को इकट्ठा कर लिया और फिर जहाँ पे जो लोग इकट्ठे हुए थे वहाँ पे जाके आपने उन सब को जो है ना वो कैलकुलेशन कर दी और फिर इस तरह से आपने ये फाइंड आउट कर लिया। तो पहला जो काम आपने ट्रू रिप्रेजेंटेटिव में करना है तो वो आपने ये करना है कि आपने सैम्पलिंग मेथड अच्छा सेलेक्ट करना है। एक बच्चे ने मुझे पता नहीं क्यों कहा कि जी सर ये पेपर में तो नहीं आता, आई कैन शो यू मोर देन 5 to 10 क्वेश्चन जो कि मेरे पास हैं फीडबैक के क्वेश्चन जिसमें ये चीज़ आती है कि सैम्पलिंग मेथड क्या है, इस तरह की सैम्पलिंग मेथड में क्या होता है, इस तरह की सैम्पलिंग मेथड में क्या होता है। तो आप यकीन जानें देयर इज़ नथिंग जो कि मैं आपको अभी एक्स्ट्रा में पढ़ा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि ये आती हैं, ठीक है। सिस्टमेटिक का मतलब है कि एक सिस्टम को फॉलो करते हैं आप कि अच्छा जी हर 5वां आइटम मैं चेक किया करूँगा, हर दूसरा आइटम मैं चेक किया करूँगा। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग नॉर्मली आपने देखा होगा ये जो बसें होती है ना इसमें जो टिकट चेकर्स होते हैं वो सिस्टमेटिक सैम्पलिंग करते हैं। उन्होंने कहा कि यार अच्छा चलें एक बस चेक कर लिया मैंने, फिर उसके बाद वो 2 बसें छोड़ देते हैं, फिर तीसरी बस चेक कर लेते हैं, फिर 2 और छोड़ देते हैं, फिर अगली चेक कर लेते हैं। तो इस तरह की सिस्टमेटिक सैम्पलिंग होती है। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में आप स्टार्टिंग पॉइंट को डिफाइन करते हैं और उसके बाद आगे चलते चले जाते हैं। जी इनकी एग्जांपल्स नेट पर सर्च करने से आपको मिल जाएंगी। बहरहाल मैं ये बात करता हूँ कि जो सिंपल रैंडम सिलेक्शन है ना ये ऐसे होता है कि जैसे आपने डिफरेंट गेम शोज़ में देखा होगा कि गेम शोज़ में जो है ना वो पर्चियाँ डाल देते हैं और पर्चियाँ डालने के बाद जो है ना वो सीट नंबर वाले को बुला लेते हैं, ठीक है जी। तो ये जैसे फाद मुस्तफ़ा का शो होता है तो वो क्या करता है वो 4-5 पर्चियाँ एक बॉक्स में से सेलेक्ट करता है। तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल सिंपल रैंडम सिलेक्शन। हर बंदा दुआ कर रहा होता है या अल्लाह मेरी पर्ची निकला है, या अल्लाह मेरी पर्ची निकला है, राइट। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग जो है ये नॉर्मली वहाँ पे चेक होती है जहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये अभी बसों वगैरह में जो चेकिंग होती हैं, जो फूड इंस्पेक्टर्स होते हैं वो उन्होंने सोचा होता है कि अच्छा यार चलें मैं ना 4-5 ट्रक गुजर जाएं फिर उसके बाद अगला ट्रक चेक करूँगा, फिर वो 4-5 गुजर जाएंगे अगला ट्रक चेक करूँगा। ये नहीं कि जिसमें उनको चेक करने में भी टाइम लग रहा है, सारे चेक भी नहीं कर सकते। जैसे ये जो है ना वो आप लोग सोच लें कि नाके के ऊपर कभी कभी पुलिस वाले जो है ना वो ये देखते हैं, वैसे तो पुलिस वाले चेक करते हैं किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, सिंपल रैंडम सिलेक्शन आप उसे कहते हैं कि जी नाके के ऊपर पुलिस वाला जिसको भी दिल करेगा वो रोक लेगा। हाँ लेकिन हमें ये ज़रूर पता होता है कि अगर वो लोग जो है ना वो 2-4 गाड़ियों उन्होंने खड़ी की हुई हैं तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं कि आप आराम से कौन से निकल जाएंगे, ठीक है जी। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग जो है वो नॉर्मली पॉपुलेशन को पहले कुछ सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे अगर हम बात करें कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्टूडेंट्स कितना होता है जो वो ट्रैवल करते हैं, तो उसमें हम लोग जो है ना वो इस ग्रुप्स को मेल और फीमेल में अलग अलग डिवाइड कर दिया क्योंकि मेल जो है वो डिफरेंट टाइप से ट्रैवल करते हैं, फीमेल जो है वो मेजॉरिटी लोकल पे ट्रैवल करती हैं। तो उन दोनों के इश्यूज़ जो है ना वो डिफरेंट होने चाहिए क्योंकि अगर आप पर्सनल ट्रैवल करते हैं बाइक के ऊपर
तो आप 50 किलोमीटर भी आए तो आपको उतना दुखेगा नहीं। और अगर फीमेल बेचारी को 10 किलोमीटर से आ रही है, 2 बसें उसको चेंज करनी पड़ी हैं, रिक्शे पे आ रही है, तो डैट इज़ अनदर स्टोरी, राइट। तो इस तरीके से हम लोग, डिपेंड करता है कि आप कौन सा सैंपल, आपका सैंपल, आपकी पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन की क्वालिटीज़ क्या हैं। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस आप पॉपुलेशन का करते हैं, उसके बाद आप उसमें से ये चीज़ डिफाइन करते हैं। राइट, अच्छा आगे चलते हैं जी। हम लोगों ने कहा पहली एफर्ट तो ये है कि एक अप्रोप्रिएट सैंपल सिलेक्शन मेथड लगाया जाए, ऐसा सैंपल सिलेक्शन मेथड लगाया जाए जो कि हमारी करंट पॉपुलेशन के हिसाब से ठीक हो, राइट। तो इस तरह के मेथड्स में जब हम लोग अपनी पॉपुलेशन को फाइंड आउट, पॉपुलेशन से सैंपल फाइंड आउट करते हैं, तो हमें जो दूसरी एफर्ट जो लगानी चाहिए वो ये है कि हम लोग सैंपल साइज अप्रोप्रिएट सेलेक्ट करें। बहुत छोटा सैंपल साइज सिलेक्ट करेंगे तो भी आपके पास मज़े का आंसर नहीं आएगा, बहुत बड़ा सैंपल साइज सिलेक्ट करेंगे तो भी आपके पास मज़े का आंसर नहीं आएगा। अब इसकी एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी है कि आपको कितना कॉन्फिडेंस चाहिए हो और आपको कितना सैंपल सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट X% कॉन्फिडेंस, तो आपका सैंपल कितना होना चाहिए, राइट। पहले इस चीज़ को करने से पहले जरा सोचें कि आपका आंसर पे जो कॉन्फिडेंस है वो तब बढ़ेगा, आपका आंसर उस वक्त ज़्यादा अच्छा होता चला जाएगा जब आप ज़्यादा सैम्पलिंग करेंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपने 5000 में से 50 लोगों का सैंपल लिया है तो आपका एक आंसर आया। अब दूसरा सिनेरियो लेते हैं, आपने 5000 में से 4500 लोगों का सैंपल लिया है और उसके बाद उसके ऊपर कैलकुलेशन किया है तो उसका एक आंसर आया। तो दोनों में से ज़्यादा एक्यूरेट आंसर किसका होना चाहिए? उसका होना चाहिए जो 4500 का सैंपल लिया है आपने। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यार जब आप 4500 का सैंपल ले रहे हैं तो फिर वो जो सैंपल सेलेक्ट करने का मकसद था वो तो वही फोत हो गया कि आप अपना टाइम बचाना चाह रहे थे, आप अपने रिसोर्सेज बचाना चाह रहे थे, लेकिन वो तो नहीं हो सका। आपने तो सैंपल ही इतना बड़ा सेलेक्ट कर लिया, क्यों? क्योंकि आप चाहते थे कि आंसर भी एक्यूरेट हो। तो क्या क्या हम करें कि जनाब आपका सैंपल भी अप्रोप्रिएट साइज का हो और आपका कॉन्फिडेंस भी ज़बरदस्त हो, ठीक है जी। कि यार मतलब मैंने सैंपल बड़ा अप्रोप्रिएट लिया था, मैंने ना ज़्यादा छोटा सैंपल लिया ना ज़्यादा बड़ा सैंपल लिया और मेरे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है जी। तो ये कुछ चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। इसकी एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जो इंशाल्लाह हम लोग अगले 10-15 मिनट में समझ रहे होंगे। तो सैंपल की सिलेक्शन के अंदर हम लोगों ने 2 बातें की। पहली ये थी कि जनाब आपने एक अच्छा अप्रोप्रिएट सैम्पलिंग मेथड लगाना है, और दूसरी चीज़ ये है कि आपने जो सैंपल साइज सेलेक्ट करना है कि क्या इन 12 में से ये 4 सेलेक्ट करना अप्रोप्रिएट होगा या 12 में से 6 सेलेक्ट करने चाहिए या 12 में से 2 सेलेक्ट करने चाहिए। इस चीज़ को देखें तो जब आप इन दोनों चीज़ों को कंसिडर करेंगे तो आप इनिशियली एक अच्छा रिजल्ट बना पाएंगे, राइट। और उस अच्छे रिजल्ट को एस्टिमेशन करते वक्त पॉइंट एस्टिमेशन की बजाय इंटरवल एस्टिमेशन की तरफ ले जाएं तो आप ज़्यादा अच्छे आंसर पे पहुंच जाएंगे पॉपुलेशन के पैरामीटर के हवाले से, राइट। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये पर्टिकुलरली बच्चों को इसमें काफ़ी डिफिकल्टीज आती है कि इंटरवल एस्टिमेशन क्या होगी। इसके लिए पहले तो एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि फ़र्ज़ करें कि जनाब आप एक मोबाइल लेके आए तो आपने अपनी मदर को बताया कि जनाब ये मोबाइल जो है ये तो मैं 20,000 का लेके आया हूँ, आज से कोई मतलब ये है कि 2 दिन पहले लिया था। आपकी मदर कहती है मोबाइल तो बहुत अच्छा है, चलो तुम मुझे बताओ कि ये मोबाइल आज कितने का होगा। आप कहेंगे जी 20,000 का होगा, क्योंकि मैंने 2 दिन पहले 3 दिन पहले 20,000 का लिया है। अब आपकी मदर कहती है कि अगर ये 20,000 का ना हुआ तो तुम्हारी क्या सज़ा है। आप कहेंगे कि जी देखें वो तो मैं तो 20,000 का लेके आया था। तो आपकी मदर ने कहा नहीं, तुम मुझे फिर ऐसे करो कि तुम मुझे एक पक्का आंसर दो, वरना अगर तुम्हारा आंसर ठीक ना हुआ कि कितने का मोबाइल आया है तो फिर तुम्हें जो है ना वो फॉर एग्ज़ाम्पल सुबह का खाना नहीं मिलेगा। आपने कहा अच्छा चलें, आपने सोचना शुरू कर दिया। आपने कहा जी अच्छा जी चलें, अभी मोबाइल 20,000 का है, मोबाइल भी अच्छा लग रहा है, तो हो सकता है थोड़ा महंगा हो गया हो या हो सकता है थोड़ा सस्ता हो गया हो। तो मैं माँ जी को कहता हूँ क्या है जी माँ जी ये जो है ना ये 20,000 का नहीं है बल्कि ये 19 से 21,000 के दरमियान में आ गया। तो मैंने एक इंटरवल दे दिया, बजाय इसके कि एक पॉइंट की एस्टिमेशन करूँ, मैंने 19,000 से 20,000 के दरमियान की एक एस्टिमेशन दे दी। ओके, अच्छा माँ जी ने कहा नहीं, देखो तुम मुझे इतना एग्जैक्ट आंसर दो कि जनाब अगर उसमें चेंज आ जाए
तो भी मुझे मसला ना हो, मैं तुम्हें उतने पैसे दे दूं ताकि जो है ना वो तुम्हें मसला 19 से 21 हज़ार आप लोगों ने जो है ना वो रेंज बता दिया आपने। और अगर तुमने रेंज गलत बताई है, तुम्हारा आंसर गलत हुआ, तो तुम्हें भी खाना नहीं मिलेगा, तुम्हारे पापा को भी खाना नहीं मिलेगा। अब पापा जी आपकी तरफ देख रहे हो ध्यान नाल, इसका मतलब यह है कि अब आपने एक मजीद कॉन्फिडेंस वाला आंसर देना है। तो आप कहेंगे अच्छा जी नहीं जी माँ जी, ये जो है ना ये जो है ये आ रहा है 15,000 से लेकर 25,000 के दरमियान में ये मोबाइल आपको मिल जाएगा। अब ये एक ऐसी एस्टिमेशन है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त एस्टिमेशन होगी। ऐसे भी हो सकता है कि मोबाइल रातों रात 40,000 का हो गया हो, लेकिन इस तरह के काम नहीं होते हैं, इसके चांसेस बहुत कम है। तो जैसे जैसे आपका जो कॉन्फिडेंस है, अगर आप कॉन्फिडेंस की बात करें तो आप जब कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप एक बड़ी रेंज देना शुरू कर देते हैं, राइट। तो कॉन्फिडेंस का और कॉन्फिडेंस लेवल का और कॉन्फिडेंस इंटरवल का जो रिलेशनशिप है वो क्या होगा जी, वो होगा डायरेक्टली रिलेशनशिप। कॉन्फिडेंस लेवल और कॉन्फिडेंस इंटरवल एक दूसरे के डायरेक्टली रिलेशन में होते हैं, यानी कि इफ यू वांट मोर कॉन्फिडेंस लेवल देन यू नीड टू हैव ए बिगर कॉन्फिडेंस इंटरवल, राइट। ओके, जब हम इंटरवल एस्टिमेशन कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि जो भी चीज़ आप पॉपुलेशन के बारे में फाइंड आउट करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू फाइंड आउट द पॉपुलेशन मीन, जिसे हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो सैंपल का मीन है उसे पकड़ें, सैंपल के मीन को एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं और उसमें प्लस माइनस करें इंटरवल, राइट। और जो इंटरवल है ये कैसे आता है, ये दो चीजों को आपस में मल्टीप्लाई करने से आता है, और वो है जी कॉन्फिडेंस स्कोर इनटू स्टैंडर्ड एरर, राइट। अच्छा, कॉन्फिडेंस स्कोर जो है वो ये बताता है कि आप कितने परसेंट कॉन्फिडेंस होना चाहते हैं, कितना ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस चाहिए। और स्टैंडर्ड एरर जो है वो ये बताता है कि ये जो मीन है इसमें कितना डिफरेंस आ सकता है पॉपुलेशन के मीन के हिसाब से। अब इन दोनों का एक एक फार्मूला है, राइट। और इस फार्मूले की बेस के ऊपर हम लोग पॉपुलेशन का मीन जो है वो एस्टिमेट कर लेते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि पॉपुलेशन का मीन कैलकुलेट करने के लिए यू नीड सैंपल मीन एंड यू हैव टू डू एड एंड लेस ए इंटरवल रेंज। एक इंटरवल की रेंज आपने ऐड और लेस करनी है। वो रेंज कैसे आती है, कॉन्फिडेंस स्कोर को स्टैंडर्ड एरर से मल्टीप्लाई करने से आती है। अब कॉन्फिडेंस स्कोर क्या होता है, कॉन्फिडेंस स्कोर जो होता है वो ये होता है कि आप कितने परसेंट कॉन्फिडेंस चाहते हैं। तो ये होता है जी जी स्कोर ऑफ कॉन्फिडेंस लेवल। तो जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो आपको चाहिए ये उसका जी स्कोर है, राइट। ओके, और मेजॉरिटी केसेस में जो आपको कॉन्फिडेंस चाहिए होता है वो 95% कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, ये 99% कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। 95% कॉन्फिडेंस के केस में ये 1.96 होता है और 99% के केस में ये 2.58 होता है, राइट। सो ये जो जी स्कोर है इसका तो आंसर बिल्कुल सीधा सीधा सा है। मेजॉरिटी केसेस में आपको ये 95% चाहिए होता है या 99% चाहिए होता है, ठीक है जी। ओके, ये तो हो गया आपका जी स्कोर, ये कॉन्फिडेंस का स्कोर। दूसरा है जी स्टैंडर्ड एरर। अब हर स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला आपके सामने दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर आप मीन फाइंड आउट करना चाहते हैं, मीन का स्टैंडर्ड एरर, तो मीन का स्टैंडर्ड एरर होता है पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ सैंपल साइज मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल N माइनस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ डिवाइडेड बाय N माइनस 1। अगर आपने जो सैंपलिंग की है, जो सैंपल सेलेक्ट किया, दैट इज विदाउट रिप्लेसमेंट। मेजॉरिटी केसेस में जब हम सैंपल सेलेक्ट कर रहे होते हैं तो वो विदाउट रिप्लेसमेंट कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आपने सैंपल विद रिप्लेसमेंट सेलेक्ट किया हुआ है तो ये जो इसके साथ करेक्शन फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है, जिसे हम FPC भी कहते हैं, ये नहीं मल्टीप्लाई होता, सिर्फ पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ N होता है, राइट। तो जनाब आप जो है वो पॉपुलेशन का जो मीन है उसे एस्टिमेट कर सकते हैं। इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है जी कि जनाब आपने 47 आइटम्स का सैंपल लिया, आपने 47 आइटम्स का सैंपल लिया और उस आइटम का जो मीन निकला डेट वाज 50। जो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन था ये भी आपको दिया गया होगा, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन था जी 2.5। अब आपको फाइंड आउट करना है पॉपुलेशन का, नहीं अच्छा नहीं, ये थोड़ा सा बड़ा होगा, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। इसे कहते हैं जी दिस इज 245, ठीक है। अज्यूम कर रहा हूँ मैं वैल्यूज।
नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द इंटरवल, और इंटरवल एस्टिमेशन जो है वो कैसे होगी, वो होगी कि सैंपल का मीन पकड़ें आप, सैंपल का मीन है जी 50, इसमें प्लस माइनस करें कॉन्फिडेंस स्कोर। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि कॉन्फिडेंस स्कोर आपका कितना होना चाहिए, कितना परसेंट कॉन्फिडेंस लेवल है, तो कॉन्फिडेंस लेवल है अगर 95%, तो कॉन्फिडेंस स्कोर इसका कितना होगा, 95% के केस में 1.96 होता है, तो यू विल गेट 1.96 मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड एरर, और स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला आपके सामने ये है। हम फॉर द एग्जांपल हम लोग ये करते हैं कि विद रिप्लेसमेंट था, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे पॉपुलेशन का जो स्टैंडर्ड 245 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 49, राइट। तो इस तरीके से जब आप एक कैलकुलेशन करेंगे तो यू विल गेट अ रेंज कि दिस टू दिस इज योर आंसर। तो इंटरवल एस्टिमेट करना, मीन का हो, डिफरेंस ऑफ मीन का हो, प्रोपोर्शन का हो, या डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन का हो, ये 4 इंटरवल एस्टिमेशन हैं जो आप लोगों ने करने हैं। इसका फॉर्मूला बिल्कुल वही है जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप सबसे पहले पॉपुलेशन के अंदर देखेंगे कि पॉपुलेशन के अंदर ये आंसर कितना आया है, दैट विल बी योर आप सबसे पहले देखेंगे कि आपका सैंपल में ये आंसर कितना है, दैट विल बी योर सैंपल स्टैटिस्टिक्स। तो पॉपुलेशन पैरामीटर इज इक्वल टू सैंपल स्टैटिस्टिक्स प्लस माइनस कॉन्फिडेंस स्कोर इनटू स्टैंडर्ड एरर, राइट। तो पॉपुलेशन का कोई भी पैरामीटर आपने फाइंड आउट करना है तो सैंपल स्टैटिस्टिक जो भी आपने सैंपल से रिजल्ट निकाला है वो, और उसमें प्लस माइनस करें एक रेंज जो कि हम लोगों ने बात की थी कि 1000 या 2000 हम लोग बना लेंगे, तो इसकी जो रेंज है उसको कैलकुलेट करने का तरीका है कॉन्फिडेंस स्कोर इनटू स्टैंडर्ड एरर। कॉन्फिडेंस स्कोर का फॉर्मूला यहाँ से पता चल जाएगा कि अगर आपने जो सैंपल सेलेक्ट किया हुआ है वो मोर देन 30 है तो जी स्कोर यूज़ करें, अगर वो लेस देन 30 है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन इज अननोन तो फिर आप टी स्कोर को यूज़ करेंगे, और जी स्कोर और टी स्कोर को इस्तेमाल करते हुए आप यहाँ से इस चीज़ की कैलकुलेशन कर लेंगे। और स्टैंडर्ड एरर का फार्मूला डिपेंड करता है कि अगर आप मीन है तो मीन के लिए स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला ये है, डिफरेंस ऑफ मीन के लिए स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला ये है, पॉपुलेशन के लिए पॉपुलेशन ये प्रोपोर्शन के लिए स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला ये है, और डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन के लिए स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला ये है, राइट। मेन जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल सेम है, वो ये है कि जब आपने कोई भी पॉपुलेशन का पैरामीटर फाइंड आउट करना है तो आपने सैंपल के स्टैटिस्टिक्स में प्लस माइनस करना है कॉन्फिडेंस स्कोर। ये कहाँ से आएगा, वो आपको बताएगा कि यार इतने % कॉन्फिडेंस चाहिए, तो आप देखेंगे अगर 95% कॉन्फिडेंस चाहिए तो 1.96, अगर 99% कॉन्फिडेंस चाहिए तो 2.58, और इस तरीके से सो ऑन एंड सो फोर्थ आप वो फाइंड आउट कर सकते हैं अपना कॉन्फिडेंस, राइट। सही है। अच्छा, कॉन्फिडेंस स्कोर 95% का मतलब ये है, आपको फर्ज करें वो कहते हैं जी अच्छा नहीं मुझे 80% कॉन्फिडेंस चाहिए, तो इसका 80% का आपने जी स्कोर निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे, जैसे आपने ये 95 का निकाला हुआ, वैसे तो हमने याद कर लिया कि 95% का मतलब 1.96 एंड 99% का मतलब है 2.58। अगर आपको किसी भी और टाइप के कॉन्फिडेंस लेवल का बताया जाए तो कॉन्फिडेंस लेवल जिसे हम अल्फा भी कहते हैं इसको डिवाइड करें 2 के साथ और इसका जी स्कोर फाइंड कर लें। तो हमने एक्चुअली जी स्कोर के टेबल में जाना है, तो जी स्कोर के अंदर अल्फा बाय 2 का जी स्कोर आपने फाइंड करना है एंड यू विल गेट द आंसर व्हाट। फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू फाइंड आउट द जी स्कोर ऑफ 40%, तो आप देखेंगे कि मीन से लेफ्ट या राइट साइड पे 40% जो है वो कितना कितना है, तो आपका जो जी स्कोर आएगा वो आप यहाँ पे लिख देंगे, दैट विल बी योर कॉन्फिडेंस स्कोर। और स्टैंडर्ड एरर के केस में, ये सारों के केस में ये फॉर्मूला दिया हुआ है, जिस टाइप का डाटा दिया होगा आपने उस टाइप का स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला लगाना है, इस वैल्यू में पुट करना है, यू विल गेट ए रेंज। अब उस रेंज के अंदर हम लोग ये कहेंगे फॉर एग्जांपल यू गेट द रेंज ऑफ 125 टू 175, वी विल से कि वी आर दिस % श्योर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाल रहे हैं तो वी आर 95% कॉन्फिडेंट दैट जो पॉपुलेशन का जो पैरामीटर है वो 125 से लेकर 175 के दरमियान में होगा, और वो आप लोग जो है ना वो उसको इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, राइट। चले, अच्छा अब एक और चीज यहाँ पे डिस्कस करते हैं, वो ये है कि कभी कभार ऐसे होता है कि आपको ये कहा जाता है कि जनाब हम लोगों ने एक खास किस्म का पॉपुलेशन का पैरामीटर फाइंड आउट करना है, उसकी एक स्पेसिफिक रेंज होगी और उस रेंज के अंदर रहते हुए हमें कितना सैंपल साइज सेलेक्ट करना है। इसके लिए एक चीज समझना जरूरी है कि ये जो रेंज है इसमें क्या चीज है, सैंपल का मीन है और बाकी ये वाली चीज है। अगर ये वाला आंसर 2 आता है इसका मतलब ये है कि मीन में +-2 करना है, यानी कि फर्ज करें कि अगर मीन है जी 15
तो ये बनता है जी 13 से लेकर 15 तक। लेकिन अगर इसका आंसर 2 की बजाय 4 आता है तो आपका मीन कितना होगा, 11 से लेकर 19 तक आपका जो पॉपुलेशन का पैरामीटर। तो जैसे जैसे ये वाले फैक्टर का आंसर बढ़ता चला जाता है, जैसे जैसे इस वाले फैक्टर का आंसर इंक्रीज होता चला जाता है, आपका जो इंटरवल है वो बड़ा होता चला जाता है। ये चीज समझना जरूरी है कि इंटरवल कैसे कैलकुलेट होता है, मीन में ये वाला फैक्टर प्लस माइनस करने से। ये फैक्टर क्या है, कॉन्फिडेंस स्कोर इनटू स्टैंडर्ड एरर, यही है ना जी। तो जब ये बढ़ेगा, जब इसका आंसर बढ़ता चला जाएगा तो आपका जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो भी इंक्रीज होता चला जाएगा, राइट। अच्छा, लेकिन अगर आप इस कॉन्फिडेंस इंटरवल को इंक्रीज होने से बचाना चाहते हैं, देखिए ना इसमें दो चीजें, कॉन्फिडेंस स्कोर इनटू स्टैंडर्ड एरर, ये दोनों चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। इनमें से कोई भी एक चीज इंक्रीज होगी तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, इनमें से कोई भी एक भी चीज इंक्रीज होगी तो आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल बढ़ेगा, सॉरी। ठीक है, हम लोगों ने बात की कि कॉन्फिडेंस इंटरवल मीन में प्लस माइनस करने से आता है ये वाले फैक्टर को। तो अगर कॉन्फिडेंस स्कोर इंक्रीज हो गया तो कॉन्फिडेंस इंटरवल के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, ये नंबर बड़ा हुआ, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर बड़े हुए तो आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल भी इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, अगर स्टैंडर्ड एरर इंक्रीज होता है तो आपके कॉन्फिडेंस इंटरवल पे क्या फर्क आएगा, वो भी इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, स्टैंडर्ड एरर के अंदर देखें तो हमारे पास इसमें फॉर्मूला में पॉपुलेशन का जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन और डिवाइडेड बाय सैंपल साइज होता है। तो जो चीज डिनोमिनेटर में होती है उसका इनवर्स इफेक्ट होता है। तो अगर हम सैंपल साइज को इंक्रीज करेंगे, डिनोमिनेटर वाले को इंक्रीज करेंगे, तो ये वाला फैक्टर जो है ये छोटा होगा, जिससे स्टैंडर्ड एरर छोटा होगा और ये पूरा का पूरा फैक्टर छोटा होगा और कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो हमारे पास कम हो जाएगा, राइट। तो जैसे जैसे हम सैंपल साइज को इंक्रीज करते चले जाएंगे कॉन्फिडेंस इंटरवल कम हो जाएगा। यानी कि आपका अगर कॉन्फिडेंस इंटरवल कम हो रहा है इसका मतलब यह है कि आप ज्यादा एग्जैक्ट आंसर के पास पहुंचे हुए हैं। 15.5 से लेकर 16.5, राइट। दिस इज योर कॉन्फिडेंस नाउ, दिस इज योर कॉन्फिडेंस इंटरवल नाउ। क्यों? क्योंकि आपने सैंपल साइज बढ़ा दिया। तो जनाब जैसे जैसे सैंपल साइज इंक्रीज होगा कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो छोटा होता चला जाएगा। ठीक है जी। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल को छोटा करने के लिए जो सबसे पहली चीज है वो ये है कि हम सैंपल साइज को बढ़ाते हैं, राइट। ठीक है जी, सैंपल साइज बढ़ा दे। सैंपल साइज बढ़ाएंगे तो जब सैंपल साइज बड़ा होगा तो जो स्टैंडर्ड एरर है वो कम हो जाएगा। कितना कम होगा इसकी कैलकुलेशन भी की जा सकती है। एक बच्चे ने मैसेज क्वेश्चन पोस्ट किया हुआ है कि जी अगर सैंपल साइज इंक्रीज बाय 40 हो जाए तो स्टैंडर्ड एरर में 40 से 75 पे चला जाए तो स्टैंडर्ड एरर में क्या फ़र्क आएगा। तो आप पहले 40 का जो है ना वो सैंपल साइज रख के स्टैंडर्ड एरर फाइंड आउट कर लें और फिर उसके बाद 75 का स्टैंडर्ड एरर फाइंड आउट कर लें, फिर उसमें चेंज देख लें कितना आएगा। ठीक है जी। तो जनाब बात यह है कि हम लोगों ने बात की कि जी कॉन्फिडेंस इंटरवल है जो निकल रहा है, उसके साथ कोई स्पेसिफिक कॉन्फिडेंस लेवल है। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल और सैंपल साइज का जो है ना वो इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। दूसरी चीज हम लोगों ने ये पढ़ी कि कॉन्फिडेंस इंटरवल और कॉन्फिडेंस लेवल का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए होगा उतना बड़ा आपको जो है ना वो इंटरवल देना पड़ेगा कि अच्छा नहीं, उतना खुला करना पड़ेगा अपर और लोअर लिमिट ऑफ योर एस्टिमेशन को। ठीक है जी। तो इस तरीके से ये तीन चीजें हैं जो कि इन तमाम बातों का निचोड़ है। आप लोगों ने इनको ज़हन में रख लेना है। इसके अलावा अगर कोई बात समझ नहीं भी आई तो यू कैन स्किप दैट एंड कीप दिस इन माइंड ओनली। अच्छा, कभी कभार एग्जामिनर ये कहता है कि भाई मैंने एक खास लेवल से बड़ा नहीं होने देना अपना इंटरवल, राइट। फॉर एग्जांपल वो कहता है कि मीन में +-2 से बड़ा मुझे इंटरवल नहीं चाहिए, राइट। और मुझे कॉन्फिडेंस स्कोर भी जो है वो भी इतना ही चाहिए। यानी कि हमारा फॉर्मूला एक्चुअली क्या होता है, मीन प्लस माइनस कॉन्फिडेंस स्कोर इनटू स्टैंडर्ड एरर। कॉन्फिडेंस स्कोर के बारे में उसने कहा ये भी मुझे 95% ही चाहिए। पॉपुलेशन, ये स्टैंडर्ड एरर जो होता है, चलें फॉर द टाइमिंग हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n। पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन भी कभी चेंज नहीं होगा। तो देयर कैन बी ओनली वन थिंग विच इज कॉल्ड सैंपल साइज। तो इस सैंपल साइज को कम या ज्यादा करके हम 95% कॉन्फिडेंस लेवल के अंदर रहते हुए इसका आंसर 2 के इक्वल ला सकते हैं, राइट।
उम्मीद है कि मैं आपको पूरी हद तक कंफ्यूज करने में कामयाब हो चुका हूँ, क्योंकि डेफिनेटली ये चीज़ें थोड़ी सी टेक्निकल हैं। एग्जामिनर ने कहा कि भाई मैंने मीन +-2 से ऊपर नहीं जाना, मैं इससे बड़ा लेवल जो है वो नहीं क्रिएट कर सकता। आपने कहा ठीक है, तो इसका मतलब ये कॉन्फिडेंस स्कोर इंटू स्टैंडर्ड एरर जो है वो 2 के इक्वल रख लेते हैं। कॉन्फिडेंस स्कोर इंटू स्टैंडर्ड एरर ये 2 के इक्वल रख लेते हैं। तो कॉन्फिडेंस स्कोर जो है वो 95% के हिसाब से कितना है, 1.96, और स्टैंडर्ड एरर जो है वो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड एरर इतना ही है। ठीक है, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन जो है उसको हम लोग कर लेते हैं, चलें 1.5 कर लेते हैं, ये तो फिक्स रहेगी। स्क्वायर रूट ऑफ n इज इक्वल टू 2। तो यहां पे एक स्पेसिफिक लेवल के लिए, स्पेसिफिक इंटरवल के लिए और एक स्पेसिफिक कॉन्फिडेंस स्कोर के ऊपर नंबर ऑफ सैंपल साइज हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जनाब वापस चलते हैं पिछली स्लाइड पे, जहां पे हमने कहा था कि देयर इज अ मैथमेटिकल मॉडल कि हम लोगों को कितना सैंपल साइज अप्रोप्रिएटली सिलेक्ट करना चाहिए। तो अगर मैं कहता हूं कि जनाब मुझे एक ऐसा सैंपल साइज सिलेक्ट करना है जिससे मीन के अंदर प्लस माइनस सिर्फ और सिर्फ 5 यूनिट्स का फर्क आए, तो हमने कैलकुलेशन करनी होगी कि स्टैंडर्ड एरर मल्टीप्लाई बाय कॉन्फिडेंस स्कोर शुड बी इक्वल टू 5। इससे बड़ा ये फैक्टर नहीं आएगा। अब कॉन्फिडेंस स्कोर में से कॉन्फिडेंस लेवल भी उसने दिया होगा कि जो मुझे 95% कॉन्फिडेंस लेवल चाहिए, हम इसको कहते हैं ये 1.96 है। स्टैंडर्ड एरर पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन भी दी होगी स्क्वायर रूट ऑफ n। तो हम लोग इस नंबर ऑफ सैंपल साइज को इधर ले आएंगे और उसके बाद उसको कैलकुलेट करेंगे, तो दैट विल बी द अप्रोप्रिएट सैंपल साइज जो कि हमें यूज करना चाहिए। राइट, दिस इज हाउ वी वर्क बैक द सैंपल साइज, कि हमें कितना सैंपल सेलेक्ट करना है, और वो सैंपल इसलिए सिलेक्ट करना है कि हमारे पास जो आंसर है वो ठीक है। राइट, सही है जी। अच्छा, मुझे पता है कि आप लोगों के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि आपने इस एंगल से इसको नहीं पढ़ा होगा शायद, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपने सारी चीज़ें बाकी कर ली हैं और आपका सिर्फ ये वाला एरिया रहता है, तो फिर आप इस एरिया की वीडियोस में आएँ, इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें और उसके बाद इसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है जी। अभी तक हम लोगों ने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन नहीं पढ़ा, वो भी हम आगे पढ़ते हैं, लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट था वो ये था कि हम लोगों ने सबसे पहले पॉपुलेशन से सैंपल के रिजल्ट को पॉपुलेशन के पैरामीटर के ऊपर हम लोग एक्सट्रापोलेट करें। तो उस केस में हमने देखा कि जो इंटरवल एस्टिमेशन है, इस इंटरवल के अंदर 2-3 चीज़ें, ये इंटरवल कितना खुला होगा और इसमें कितना कॉन्फिडेंस होगा। ठीक है, अगर हम लोगों ने बात की कि जनाब अगर हम कॉन्फिडेंस इंटरवल को खुला करते चले जाएंगे तो हमारा डेफिनेटली कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा, लेकिन उस चीज़ की उस फिर एस्टिमेशन की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। राइट, फॉर एग्जाम्पल आई कैन से विद 100% श्योरिटी कि QM के जो भी बच्चे हैं वो जब भी ट्रैवल करते हैं तो उनकी ट्रैवलिंग 0 से लेकर 10,000 किलोमीटर के दरमियान में होती है। कोई भी बच्चा 10,000 किलोमीटर से ज़्यादा ट्रैवल नहीं करता, कोई भी बच्चा 0 किलोमीटर से कम ट्रैवल नहीं करता। अब इसके ऊपर तो मैं पूरा 100% श्योर हूँ, मेरी श्योरिटी या मेरा कॉन्फिडेंस लेवल 100% हो गया, लेकिन उस एस्टिमेशन का अब कोई फायदा ही नहीं है क्योंकि वो इतना खुला एस्टिमेट है, इतना खुला इंटरवल है कि आप कहेंगे ले ये तो बात मैं भी कर सकता था। बात तो ये हो ना कि मैं उस इंटरवल को क्लोज करूं, जैसे जैसे मैं इंटरवल छोटा करता चला जाऊंगा मेरा कॉन्फिडेंस ड्रॉप होता जाएगा। तो उस कॉन्फिडेंस को दोबारा रीगेन करने के लिए मुझे छोटे इंटरवल के साथ ज़्यादा सैंपल साइज रखना है ताकि मैं उसको कर सकूं फाइंड आउट। राइट, अच्छा चलें, अगर ये चीज़ें आपके समझ में नहीं भी आ रही देन इवन देन देयर इज अ सिल्वर लाइनिंग है कि यू कैन एटलीस्ट मेमोराइज दिस के कॉन्फिडेंस स्कोर इंक्रीज होता है तो कॉन्फिडेंस इंटरवल भी इंक्रीज होता है, स्टैंडर्ड एरर इंक्रीज होता है तो कॉन्फिडेंस इंटरवल भी इंक्रीज होता है, और ऐसी तमाम चीज़ें जिनसे स्टैंडर्ड एरर डिक्रीज होता है उससे कॉन्फिडेंस इंटरवल भी डिक्रीज होता है। स्टैंडर्ड सैंपल साइज इंक्रीज करने से कॉन्फिडेंस इंटरवल छोटा होता चला जाता है, इस और कॉन्फिडेंस इंटरवल छोटा से छोटा होना चाहिए, यही हमारे लिए ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि हम लोग पहले तो ये कह रहे थे कि आइडियल तो ये है कि हम लोग इंटरवल एस्टिमेशन करने की बजाय पॉइंट एस्टिमेशन करें। जी, आप लोगों के सवाल। एक बच्चे ने कहा जी कि सर कस्टर एंड स्टार्टिफाइड, ये पुराने सवाल हो गए। सर इफ सैंपल साइज इंक्रीज बाय 40, ये बात भी हम लोगों ने करी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिया गिवन होगा जी टेबल में देखेंगे। एरिया नॉर्मली आपने याद कर लिया कि 95 और 99% में क्या होता है, और बाकी टेबल्स में आप लोग जो है ना उसको टेबल से भी फाइंड आउट कर सकते हैं बाकी केसेस में, और उसके अलावा आप कैलकुलेटर से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जी की वैल्यू कैलकुलेटर से फाइंड आउट करना या प्रोबेबिलिटी वगैरह की, वो हम लोगों ने कैलकुलेटर की वीडियोस में देखा हुआ।
राइट। अच्छा, जी बिल्कुल, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएंगी, आप जा सकते हैं हाफिज साहब। सर, आई एम मच कंफ्यूज इन डिफरेंट टाइप ऑफ एरर्स लाइक स्टैंडर्ड एरर, स्टैंडर्ड डेविएशन एरर एट्सेट्रा। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन को कहते हैं। स्टैंडर्ड एरर यहाँ पे ये फार्मूला में यूज़ हो रही है, जिसका फार्मूला आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, ठीक है जी। तो इसमें आपको कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है, कन्फ्यूजन जो है ना वो नहीं होनी चाहिए। स्टैंडर्ड एरर वो है जो यहाँ पे इस फार्मूला में यूज़ होना है, और उसका फार्मूला है पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एन। सैम्पलिंग फ्रेम किसे कहते हैं? सैम्पलिंग फ्रेम होता है जी, आपने जो सैंपल सेलेक्ट किया होता है उसे सैम्पलिंग फ्रेम कहते हैं। पॉइंट एक्सिमेटेड, पता नहीं क्या होता है यार। एफसीपी ऑलवेज यूज करेंगे? नहीं, वो मैंने बताया हुआ है कि एफसीपी तब यूज करेंगे जब आपका विदाउट रिप्लेसमेंट सैम्पलिंग होगी। और आपको पता है कि जब हम सैम्पलिंग की बात करते हैं और अगर उसने ना बताया कि विद रिप्लेसमेंट है या विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो हम इसे विदाउट रिप्लेसमेंट अज्यूम करते हैं कि ये विदाउट रिप्लेसमेंट है। ये बात हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में भी पढ़ी थी। एक बड़ा मजे का कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस होता है विच इज कॉल्ड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन। ये एक ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि मीन की बनाई गई है। अब जरा गौर से सुनिएगा, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन होती क्या है, ये चीज अब हमने समझनी है। नॉर्मली ऐसे होता है कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन जो है उसकी वजह से ये वाला फॉर्मूला बनता है जो हमने इससे पहले देखा है कि जो पॉपुलेशन का पैरामीटर होता है वो सैंपल स्टैटिस्टिक्स इज इक्वल टू पॉपुलेशन सैंपल स्टैटिस्टिक्स मल्टीप्लाई बाय कॉन्फिडेंस स्कोर इनटू स्टैंडर्ड एरर। जो भी हम लोग पिछली स्लाइड पे फॉर्मूला पढ़ के आए हैं वो इस कॉन्सेप्ट की वजह से अराइज होता है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट में से वो फार्मूला डिड्यूस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, जो कि बच्चे समझ नहीं पाते हैं। इसलिए मैंने वो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा दिया, वो फार्मूला आपको बता दिया है। अब सिर्फ मैं ये है कि आपको सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन के बारे में बताऊंगा कि जनाब दिस इज अ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग ऑल पॉसिबल सैंपल्स ऑफ अ फिक्स्ड साइज फ्रॉम अ पॉपुलेशन, नोटिंग द मीन ऑफ ईच पॉपुलेशन एंड क्लासिफाइंग द मीन इन अ डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक डिस्ट्रीब्यूशन होती है जनाब, ये ऑब्जर्वेशन होती हैं, ठीक है जी। आपके पास फर्ज करें एक पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन का साइज है फॉर एग्जांपल लेट्स से 5000। आप उसमें से 500 के डिफरेंट सैंपल्स सिलेक्ट करते हैं, राइट। एक सैंपल आपने सेलेक्ट किया 500 का। अब ये एक बहुत ही ज्यादा नोटोरियस और बहुत ही ज्यादा एक्सटेंसिव कैलकुलेशन है कि हम लोग अगर एक काम करें, जरा गौर से सुनिएगा, 5000 के लोगों में से 500 के का एक सैंपल सेलेक्ट करते हैं नॉर्मली, फिर उसके बाद हम लोग वो कैलकुलेशन करते हैं जो हमने पिछली स्लाइड पे किए। अब हम अगर ये करें कि अब एक कंप्यूटर को कहें कि कंप्यूटर भाई ये 5000 लोग हैं, इन जिनकी 5000 वैल्यूज हैं, इन 5000 वैल्यू में से 500 के जितने पॉसिबल सैंपल्स बन सकते हैं वो तमाम सैंपल्स सिलेक्ट करो, राइट। फॉर एग्जांपल इसका फार्मूला होगा जी NCN, यानी कि 5000 C500। कैलकुलेटर आपका ये आंसर नहीं कैलकुलेट कर सकेगा, बट ये जो जाइगेंटिक फिगर होगी, दिस फिगर इज द टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट सैंपल टाइप्स जो आप सिलेक्ट कर सकते हैं 500 लोगों के सैंपल की 5000 में से। तो 5000 लोगों में से 500 का सैंपल जब आप सिलेक्ट कर लेंगे तो हर सैंपल का मीन निकालेंगे, तो वो सैंपल मीन होगा। फॉर एग्जांपल पहले सैंपल का मीन आया, मैं उसे S1 का मीन कहता हूँ जी, फॉर एग्जांपल 45। S2 का जो मीन आया यानी कि सेकंड सैंपल का मीन आया 40। S3 का जो मीन आया डेट वाज 42। S4 का जो मीन आया डेट वाज 43। S4 का जो मीन आया डेट वाज आल्सो 43। जितने पॉसिबल सैंपल इसके बन सकते हैं, और ये बहुत बड़ी फिगर होगी, बिलियंस ऑफ नंबर्स ऑफ सैंपल्स जो है ना वो यहाँ से बन सकते हैं, लेकिन वो हमने नहीं बनाने, हम तो सिर्फ एक हाइपोथेटिकल वर्किंग कर रहे हैं। तो ये जो तमाम सैंपल्स होंगे, इन तमाम सैंपल्स का जब आप मीन फाइंड करेंगे, यानी कि इन सबको ऐड करेंगे, नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड करेंगे, तो दैट विल बी इक्वल टू पॉपुलेशन मीन। और ये चीज हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, लेकिन ये थ्योरेटिकली प्रूव्ड है कि जनाब जब भी हम लोग तमाम पॉसिबल सैंपल्स का मीन निकालते हैं और उन मीन्स का दोबारा मीन निकालते हैं तो हमारा पॉपुलेशन के मीन के इक्वल होता है, राइट। सिमिलरली अगर हम इनकी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें
और स्टैंडर्ड डेविएशन को डिवाइड कर दें नंबर ऑफ n के साथ, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 50 के साथ, हर सैंपल की स्टैंडर्ड डेविएशन, इसे हम कह सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन, या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जब आप ये फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास पॉपुलेशन का मीन आ जाएगा, राइट। तो ये दो प्रॉपर्टीज हैं जो आपने ज़हन में रखनी है कि जनाब सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन एक ऐसी फजूल सी लेंथी कैलकुलेशन है जिसमें हम लोग एक सैंपल को सेलेक्ट करने की बजाय जितने नंबर ऑफ आइटम्स हम लोगों ने सैंपल में सेलेक्ट किए हैं उसके जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं उन तमाम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस की जो आपने तमाम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस का जब मीन फाइंड आउट करेंगे तो वो पॉपुलेशन के मीन के इक्वल होगा, और उन तमाम का स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करके स्क्वायर रूट ऑफ n यानी कि नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड करेंगे तो आपके पास सेम आंसर जो पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन के इक्वल आ जाएगा, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि जब आप किसी भी चीज़ के मीन की डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं वो हमेशा एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है और वो सिमेट्रिकल अबाउट द मीन होती है। चाहे ये डाटा जिसके ये जो आप 5000 लोगों का डाटा बना रहे हैं ये डाटा इन इटसेल्फ एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ना हो, चाहे ये पॉजिटिवली सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन हो या नेगेटिवली सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन हो, लेकिन सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन इज ऑलवेज सिमेट्रिकल अबाउट द मीन या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें मीन, मीडियन और मॉड ये तीनों सेम होंगे, एग्जैक्टली सेम होंगे, ठीक है जी, मीन, मीडियन और मॉड, राइट। तो अब ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसमें बस जो पॉइंट्स मैंने सामने आपके लिखे हुए हैं आपने याद कर लेने हैं। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग ऑल पॉसिबल सैंपल्स ऑफ ए फिक्स साइज फ्रॉम ए पॉपुलेशन, यानी कि आपने 50-50 के या 500-500 के जितने सैंपल्स हो सकते थे टोटल पॉपुलेशन के अंदर से वो तमाम निकाले, हर एक के ऊपर सैंपल, हर एक का सैंपल निकाला, उनको ऐड किया तो उसका वही आंसर आएगा जो इन 5000 का सैंपल का मीन, इन 5000 का मीन निकालने से आता है, राइट। दूसरी चीज जो आपने इसमें याद करनी है वो ये है कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन ऑलवेज एसिमेट्रिकल या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तीसरी चीज जो आपने याद करनी है वो ये कि इसकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन होती है उसको स्टैंडर्ड एरर भी कहते हैं, और इसका ये जो मतलब है कि दिस मीन्स दैट 95% ऑफ द मीन ऑफ द सैंपल कलेक्टेड फॉल विद इन 1.96 स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन ऑफ द सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन। ये वो लाइन है जिसकी वजह से हम लोगों ने वो फार्मूला बनाया जिसकी एक्सप्लेनेशन वो फार्मूला है जो भी हमने पढ़ा है, और वो क्या है कि जी पॉपुलेशन पैरामीटर इज इक्वल टू सैंपल स्टैटिस्टिक्स प्लस माइनस कॉन्फिडेंस स्कोर इनटू स्टैंडर्ड एरर। नहीं समझ आ रही, इसको ऐसे ही याद करने, कोई मसला नहीं। स्टैंडर्ड एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे? स्टैंडर्ड एरर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल एडजस्टेड डिवाइडेड बाय सैंपल साइज होता है, और इसके ये दो फॉर्मूलाज है, ये एफपीसी का फॉर्मूला, ये आप लोगों ने याद कर लेने हैं। देयर इज नथिंग मोर कि जो आपको एक्सप्लेन किया जा सके, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग जो है ना वो इसमें काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो बस ये जो नोट्स वगैरह मैंने दिए हैं, जो इसके क्वेश्चंस वगैरह दिए हैं वो आप कर लें, तो देन यू विल बी एबल टू डू दिस आंसर।